नमस्कार। आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा जिस सीट की चर्चा है वह है लोकसभा नगीना। दरअसल नगीना से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वह कैंपेन भी ज़बरदस्त कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी कि अब पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देने वाले अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्या करने वाले हैं और इन सब में बसपा कहाँ है, बसपा कौन सा खेल करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कैसे इन सब की लड़ाई का मजा ले रही है, आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि किन कारणों से अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतारा। दरअसल इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को समझना होगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण की कई तस्वीरें एक साथ दिखाई दी थी। और खतौली हो या रामपुर उपचुनाव, इसके पहले और जाते हैं तो 2022 का विधानसभा चुनाव, जब अखिलेश यादव से अंतिम दौर में सीट की बात नहीं बन पाई थी चंद्रशेखर रावण की, इसके बाद भी उन्होंने विरोध नहीं किया था, यानी कि साथ रहे थे और उसके बाद भी साथ रहे थे। लेकिन पिछले एक साल की बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी की भी काफ़ी नज़दीकियाँ थी और पश्चिम में मुस्लिम जाट और दलित की एकता का समीकरण या सब मिलकर बना रहे थे। लेकिन जयंत चौधरी अचानक से भाजपा में चले गए और चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि मुझे यह जानकारी थी। चंद्रशेखर रावण की अखिलेश यादव से बात नहीं हो रही थी और कांग्रेस से बात हो रही थी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही थी और यह माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन नगीना सीट छोड़ देगा। लेकिन जब गठबंधन हुआ और सीटों का वितरण हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तब कांग्रेस ने जो 17 सीटें ली उनमें नगीना नहीं था और समाजवादी पार्टी के पास नगीना थी। तो सपाइयों का कहना है, सपा का जो पक्ष है उसका कहना है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण में सीट को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही थी और अगर कांग्रेस से बात चल रही थी तो कांग्रेस ने जिन 17 सीटों को लिया है उनमें नगीना भी ले लेती और चंद्रशेखर रावण को दे देती। जब चंद्रशेखर रावण ने हमसे कोई सीट मांगी नहीं तो हम चंद्रशेखर रावण को सीट कैसे दे दें। और अखिलेश यादव बिना मांगे सीट देने पर सोच भी सकते थे, लेकिन उनके कुछ नेताओं का मानना था कि उनके जो पुराने अनुभव रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ, जिनकी कि उन्होंने मदद की है और राजनीति में किसी पद तक पहुंचाया है, वह काफ़ी कड़वे रहे हैं। उसको फिर इन सभी बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए अखिलेश यादव ने अंततः अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपको याद होगा कि संजय निषाद पार्टी को शायद उस समय राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोग नहीं जानते थे और एक छोटे से संगठन के रूप में काम कर रही थी। अखिलेश यादव ने इसे अपने साथ लिया और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर से निषाद पार्टी के साथ हराया और प्रवीण निषाद सांसद बने। लेकिन 2019 में संजय निषाद उनका पूरा परिवार भाजपा में शामिल हो गया। इसके बाद बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर 2022 में अखिलेश यादव के साथ आए। अखिलेश यादव ने वहां सीटें भी दी ओम प्रकाश राजभर को जहां उनका कोई ज़्यादा जनाधार नहीं था, जैसे कि संडीला और मिश्रिक जैसे क्षेत्र। लेकिन ओम प्रकाश राजभर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और अखिलेश यादव के खिलाफ ही बयानबाजी करने लगे। जयंत चौधरी, जो कि अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे, अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा और अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा, उनके साथ चुनाव लड़ा, उन्हें अच्छी सीटें दी और जो ऑलरेडी खत्म होने की कगार पर थी वह एकदम से लाइट में आ गई और अंततः जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद आप याद करिए पल्लवी पटेल को, अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, वह केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के साथ हैं, उनके पति भी राज्य में सरकार में मंत्री हैं। लेकिन उनकी छोटी बहन और उनकी माता जी, जो कि राजनीति में अच्छी पोजीशन पाने के लिए छटपटा रही थी, अपनी राजनीति स्थापित करने के लिए छटपटा रही थी, अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव ने दोनों को टिकट दिया और पल्लवी पटेल केशव मौर्य को हराकर विधानसभा पहुंची। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके बयानों से अखिलेश यादव असहज से हो गए। इसके अलावा सपा बसपा का भी गठबंधन जब हुआ था तब अखिलेश यादव ने बहुत सी सीटों पर मैनेज कर लिया था और बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा सीटें दी थी, लेकिन उसके बाद बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया था। तो शायद इन्हीं अनुभवों को लेकर उनके नेताओं ने यह कहा कि आप
बिना मांगे सीट मत दीजिए, वरना आपके साथ फिर ऐसा ही कुछ वाकया हो सकता है। तो सपाइयों का यह मत है कि हमने पीडीए का नारा दिया है और हम इसीलिए हमारे टिकट वितरण में देखिए कि हमने भरपूर मात्रा में दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को टिकट दिए हैं, और नगीना से भी जिसे हमने दिया वो दलित ही तो है। और जब चंद्रशेखर रावण ने सीट मांगी नहीं तो हम कैसे दें। ये रहा समाजवादी पार्टी का पक्ष। अब चंद्रशेखर रावण का मानना यह है कि वह लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और अखिलेश यादव भी संघर्ष कर रहे हैं। सारे वोट एक जगह पड़े, इसीलिए हमें समर्थन कर देना चाहिए था। चंद्रशेखर रावण का यह मत है। और जब अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित किया तो एक चंद्रशेखर का एक ट्वीट आया जिसमें उनका साफ कहना यह था, 2 लाइनों का ट्वीट था, उसका अर्थ यही था कि चाहे कोई जितना दबाए, जो जितनी कोशिश करे, जो बढ़ने वाले होते हैं वह बढ़ ही जाते हैं। अब चंद्रशेखर रावण इससे काफ़ी खींच गए हैं और गुस्से में हैं। सुनने में आया है कि वह समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिन सीटों पर सपा के जीतने की संभावना है वह अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा वह सपा नेता जेल में बंद आजम खान से मिलने जाएंगे। यह अखिलेश यादव को चैलेंज दिया जा रहा है। और उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उत्तर प्रदेश की इकाई के कई नेता भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल हैं। यानी अखिलेश यादव के लिए अब चंद्रशेखर रावण चैलेंज पैदा करने वाले हैं। लेकिन इस सब खेल में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी एंट्री मार दी है। बहुजन समाज पार्टी ने नगीना को ध्यान में रखते हुए वहाँ के वर्तमान सांसद गिरीश चंद्र जाटव को अब बुलंदशहर भेज दिया है। उनका वहाँ से पत्ता साफ कर दिया है और वहाँ से नया प्रत्याशी खोज रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, बहुजन चिंतक और जो बहुजन राजनीति को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले, उनका कहना कि बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर रावण के लिए या सीट छोड़ देनी चाहिए या फिर चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों की तल्खियाँ काफ़ी जग जाहिर है। जहाँ बसपा लड़ती है वहाँ चंद्रशेखर रावण पहुँच जाते हैं और खुद को बसपा के विकल्प के रूप में बताते हैं। और भी हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी पर काफ़ी कड़े प्रहार किए थे और उन्हें बताया था कि उनका समय समाप्त हो गया है और युवाओं को नया विकल्प तलाशने की बात की थी। इसके अलावा आकाश आनंद जो कि अब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के और जो कि वही आगे चल के संभालेंगे बसपा को, उन्होंने चंद्रशेखर रावण को कहा था कौन भीम आर्मी और छोटा व्यक्ति बताया था। इसके अलावा जब अखिलेश यादव ने सीट नहीं दी थी तो आकाश आनंद ने ट्वीट में मजाक उड़ाया था और कहा था एक भटका हुआ युवा साथी चंद्रशेखर रावण को। तो यानी इनके बीच मामला सेट होना बड़ा मुश्किल है। अगर बसपा भी आती है, समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी रहता है, चंद्रशेखर रावण भी लड़ते हैं, भाजपा भी लड़ती है, तो नगीना पर नज़र तो सबकी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारे समीकरण में मुस्कुराएगी और शायद नगीना सीट मार ले जाएगी। लेकिन इन सब से निकल करके आता है कि क्या अखिलेश यादव के खिलाफ दलित विरोधी नैरेटिव सेट करने में जो उनके विरोधी हैं वह कामयाब हो जाएंगे, या फिर जो लोग भाजपा के विरोधी हों, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, जो नारा दिया जा रहा है पीडीए, वह इन सब चीज़ों को भूलकर एक साथ जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा उसे वोट देंगे। यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुस्कुरा रही होगी। वही बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की अब तक की जो राजनीति को देखकर लग रहा है कि वह दीर्घकालीन राजनीति के बारे में सोच रही है और 2027 को ध्यान में रखकर अपनी चाल चल रही है। उसकी पूरी कोशिश है, ऐसे प्रत्याशी घोषित कर रही है कि जहां सपा मजबूत है वहां उसके वोट काटे जाएं और भाजपा जहां मजबूत है वहां सवर्णों को टिकट दे रही है और चंद्रशेखर रावण को भी न उभरने देने की पूरी कोशिश में है। वही समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए का नारा देकर भले ही दलितों को बहुतायत मात्रा में टिकट दे रही है, लेकिन क्या वह इस नैरेटिव से उबर पाएगी और इस नैरेटिव का किस प्रकार से मुकाबला कर पाती है। और एक तरफ चंद्रशेखर रावण जो कि इस बार सांसद बनने का सपना लेकर अपनी पार्टी को देश की राजनीति के पटल पर लाना चाहते थे, वह अब किस भूमिका में होंगे, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा यह सब साफ होता जाएगा।